हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आपकी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। कई सारे बच्चों को एमसीक्यू सॉल्व करने में दिक्कत आ रही थी। फिजिक्स के एमसीक्यू कैसे सॉल्व करते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए हम कैसे सोचते हैं। तो आज मैं आपको 12th का चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा। तो चलो आइए स्टार्ट करते हैं। When 10⁻19 electrons are removed from neutral metal plate through some process, the charge on it becomes dash। तो यहाँ पे बच्चों एक न्यूट्रल मेटल प्लेट है। इस न्यूट्रल मेटल प्लेट में से 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। तो हमें फाइंड करना है कि इस प्लेट पर नेट चार्ज कितना आएगा। तो नेट चार्ज फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे Q इक्वल्स टू एन ई। एन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव और एडेड टू द प्लेट। तो यहाँ पे 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव हो रहे हैं। ई होगा 1.6 10⁻⁻19। यहाँ पे 10⁻+19 और -19 कैंसिल हो जाएंगे। सो हमें मिलेगा Q इक्वल्स टू 1.6 कूलम। हमने थियरी में पढ़ा हुआ है कि जब बॉडी इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगी तब उस पर नेट चार्ज पॉजिटिव आएगा, और जब बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करेगी तो उस पर नेट चार्ज नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बॉडी में से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, इसीलिए बॉडी पर जो नेट चार्ज आएगा वो पॉजिटिव आएगा। अगर क्वेश्चन में हमें ऐसा दिया होता कि 10⁻19 इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड टू दी प्लेट, तो ये आंसर आता -1.6 कूलम। Select the correct statement from the following. A. Charge is an extrinsic property of matter. B. Charge is not the property of matter. C. Charge is an intrinsic property of matter. D. Charge has nothing to do with matter. तो यहाँ पे बच्चे चार्ज जो होता है वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, वो एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर नहीं होता है। और यहाँ पे चार्ज इज़ नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। तो जो चार्ज है वो मैटर की प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि बिना मैटर के चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। सो ऑप्शन बी भी गलत है। ऑप्शन डी चार्ज हैज़ नथिंग टू डू विथ मैटर, ये भी गलत है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट हैपन्स टू द वेट ऑफ अ बॉडी व्हेन इट इज चार्ज बाय रबिंग। तो बच्चों यहाँ पे एक बॉडी है, जब हम इस बॉडी को दूसरी बॉडी से रब करते हैं तो ये बॉडी या तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगी या फिर इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तब बॉडी का मास कम होता है, और जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तब बॉडी का मास बढ़ता है। और हमें पता है कि जो वेट होता है वो होता है mg। तो जब बॉडी इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो उसका मास कम होगा, मास कम होने के कारण उसका वेट भी कम होगा। और जब ये बॉडी इलेक्ट्रॉन गेन करती है तो उसका मास बढ़ेगा, मास बढ़ने के कारण उसका वेट भी बढ़ेगा। सो ऑप्शन डी यहाँ पे मैच हो रहा है कि मे इंक्रीज और मे डिक्रीज। यहाँ पे एक और वर्ड ऐड किया है कि स्लाइटली। ये स्लाइटली वर्ड का क्या मीनिंग है ये समझते हैं। तो मान लेते हैं कि ये बॉडी एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रही है या फिर लूज कर रही है, तो बॉडी के मास में जो चेंज आएगा वो होगा 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो जब ये बॉडी n इलेक्ट्रॉन गेन करेगी या फिर लूज करेगी तब बॉडी के मास में जो चेंज आएगा वो होगा n टाइम्स 9.1 इंटू 10⁻31 kg। तो यहाँ पे जो बॉडी के मास में जो चेंज आ रहा है वो बहुत ही स्मॉल चेंज आ रहा है, इसीलिए जो बॉडी के वेट में जो चेंज आएगा वो बहुत ही स्मॉल चेंज आएगा। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, मे इंक्रीज स्लाइटली और मे डिक्रीज स्लाइटली। अ स्टेशनरी चार्ज प्रोड्यूसेस डैश। तो बच्चों यहाँ पे हमें 2-3 बातें पता होनी चाहिए कि जो स्टेशनरी चार्ज है वो ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। If a charge moving with constant velocity, then it produces only magnetic field. और जो एक्सेलरेटेड चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों बनाता है।
तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला फाइंड करने के लिए हमें इक्वेशन यूज करना पड़ेगा E इक्वल्स टू एफ अपॉन क्यू। यहाँ पे फोर्स का डायमेंशन होता है m1 L1 T-2 और जो चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है T1 A1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा m1 L1 T-3 A-1। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ K विच इज कूलम्स कांस्टेंट इज डैश, टेक I एज डायमेंशन ऑफ करंट। सो यहाँ पे हम पहले फोर्स का इक्वेशन लिखेंगे F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम K को सब्जेक्ट बनाएंगे, सो K इक्वल्स टू F R स्क्वायर डिवाइड बाई Q1 Q2। यहाँ पे फोर्स के डायमेंशन हो गए m1 L1 T-2, ये डिस्टेंस का स्क्वायर है, सो यहाँ पे आएगा L2। यहाँ पे चार्ज के डायमेंशन को हमें करंट के डायमेंशन के फॉर्म में लाना पड़ेगा, सो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे I इक्वल्स टू Q बाई T। सो यहाँ पे होगा Q इक्वल्स टू IT। सो यहाँ पे Q के डायमेंशन हो गए I1 T1। सो यहाँ पे हम Q1 के डायमेंशन लिखेंगे I1 T1 और Q2 के भी सेम आएंगे I1 T1। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा m1 L1 L2 L3 T-2 और नीचे आएगा I2 T2 और यहाँ पे होगा m1 L3 T-4 I-2। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इन नेचर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ एनी सिस्टम इज इक्वल्स टू डैश। तो बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज है, इसका इक्वेशन है Q इक्वल्स टू NE। यहाँ पे जो E है वो फंडामेंटल चार्ज है, E जो होता है फंडामेंटल चार्ज, और यहाँ पे जो n है वो इंटीजर नंबर होता है, n जो है वो इंटीजर नंबर है। तो यहाँ पे हमको ऑप्शन में दिया हुआ है कि जो चार्ज है वो जीरो होता है। सो यहाँ पे चार्ज जीरो मतलब Q इक्वल्स टू जीरो, ये गलत है। ऑप्शन बी में दिया हुआ है द इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस, दैट मीन्स Q इक्वल्स टू NE। यस, इट इज करेक्ट। ऑप्शन सी द स्क्वायर ऑफ द फंडामेंटल चार्जेस मतलब कि Q इक्वल्स टू E स्क्वायर, ये गलत है। ऑप्शन डी हाफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल चार्जेस मतलब कि Q इक्वल्स टू 1/2 NE, ये भी गलत है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इफ द इनवर्ड एंड आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स फ्रॉम अ क्लोज सरफेस आर रिस्पेक्टिवली 8 into 10⁻³ and 4 into 10⁻³ units, then the net charge inside the closed surface is dash। सो बच्चों यहाँ पे एक क्लोज सरफेस है और यहाँ पे हमको इनवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है, ऐसे हमको इनवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है और हमको आउटवर्ड फ्लक्स भी दिया हुआ है। सो हमें फाइंड करना है कि इस क्लोज सरफेस में नेट चार्ज कितना है। सो बच्चों यहाँ पे जो इनवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है वो है 8 into 10⁻³ और जो आउटवर्ड फ्लक्स दिया हुआ है वो है 4 into 10⁻³ और हमें पता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो इनवर्ड फ्लक्स बनाता है और जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो आउटवर्ड फ्लक्स बनाता है। इसीलिए हम इनवर्ड फ्लक्स को नेगेटिव लेते हैं और आउटवर्ड फ्लक्स को पॉजिटिव लेते हैं। यहाँ पे हमको चार्ज फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे फाई इक्वल्स टू Q नेट अपॉन एप्सिलॉन 0। तो Q नेट फाइंड करने के लिए हम पहले टोटल फ्लक्स फाइंड करेंगे। टोटल फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इनवर्ड फ्लक्स प्लस आउटवर्ड फ्लक्स। इनवर्ड फ्लक्स की वैल्यू है -8 into 10⁻³ और आउटवर्ड फ्लक्स है 4 into 10⁻³। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा -4 into 10⁻³ और यहाँ पे हमको Q नेट फाइंड करने के लिए हमें Q नेट को सब्जेक्ट बनाएंगे
क्यू नेट इक्वल्स टू 5 टाइम्स एप्सिलॉन 0। यहाँ पे 5 की वैल्यू है -4 इंटू 10⁻³ इंटू एप्सिलॉन 0 कूलम। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। व्हाट विल बी द चेंज इन द रेडियस ऑफ सोप बबल इफ इट इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। तो बच्चों यहाँ पे एक सोप बबल है और इस सोप बबल की जो रेडियस है वो r है। जब हम इस सोप बबल पर पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इस सोप बबल की रेडियस का क्या होता है वो हमें फाइंड करना है। तो जब हम पॉजिटिव चार्ज देते हैं तो इस पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच रिपल्सिव का फोर्स लगता है। रिपल्सिव का फोर्स लगने के कारण ये बबल की जो सरफेस है वो स्ट्रेच होगी। सरफेस स्ट्रेच होने के कारण जो बबल की साइज है वो इंक्रीज होगी। साइज इंक्रीज होने के कारण इस बबल की रेडियस है वो भी इंक्रीज होगी। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, द रेडियस विल इंक्रीज। If the Coulombian force acting between two protons separated by a distance r is F, then what would be the force acting between two alpha particle separated by distance 2r? तो बच्चों यहाँ पे दो प्रोटॉन है और प्रोटॉन का चार्ज होता है E। दैट मीन्स यहाँ पे Q1 इक्वल्स टू E है और Q2 इक्वल्स टू E है और यहाँ पे दो प्रोटॉन के बीच का डिस्टेंस r है और उसके बीच जो फोर्स लग रहा है वो F है। तो यहाँ पे F होगा F इक्वल्स टू K Q1 Q2 अपन R²। यहाँ पे हम Q1 और Q2 की वैल्यू रखेंगे E अपन R²। सो हमें मिलेगा F इक्वल्स टू K E² अपन R²। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। और यहाँ पे दूसरे केस में हमको दो अल्फा पार्टिकल दिए हुए हैं और यहाँ पे अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2e होता है और यहाँ पे दो अल्फा पार्टिकल के बीच का डिस्टेंस 2r है। तो इन दोनों के बीच कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे F डैश इक्वल्स टू K Q1 डैश Q2 डैश अपॉन R डैश स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यूज रखेंगे Q1 डैश की वैल्यू 2e, Q2 डैश की भी 2e, R डैश की 2r और उसका स्क्वायर। तो यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो 4ke², यहाँ पे हो जाएगा 4ke² डिवाइड बाय नीचे मिलेगा 4r²। तो यहाँ पे 4 कट हो जाएगा। सो यहाँ पे ke² अपॉन r² मिलेगा हमें, ke² अपॉन r²। सो यहाँ पे F डैश इक्वल्स टू ke² अपॉन r²। और यहाँ पे इक्वेशन 1 में ke² अपॉन r² होता है F, तो यहाँ पे हम रख देते हैं F। सो मतलब कि जो दो अल्फा पार्टिकल है उसके बीच जो फोर्स लगेगा वो सेम फोर्स ही लगेगा, जो प्रोटॉन के बीच लग रहा है उतना ही लगेगा। तो यहाँ पे फोर्स में कोई चेंज नहीं आएगा। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ द यूनिफॉर्म सरफेस चार्ज डेंसिटी on the infinite plane sheet is sigma, then electric field near the surface will be dash। तो बच्चों यहाँ पे एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है और उस पर चार्ज डेंसिटी है सिग्मा। तो हमें फाइंड करना है कि इस इनफाइनाइट प्लेन शीट के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो यहाँ पे r डिस्टेंस पर हम एक पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट P। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हमने थियरी में पढ़ा हुआ है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करता है, वो डिस्टेंस से इंडिपेंडेंट होता है। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द रिलेशन बिटवीन द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम इट्स सेंटर ऑन इट्स एक्सिस and the distance r is dash where r greater than 2a। तो बच्चों यहाँ पे हमको एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस के बीच का रिलेशन पूछा है। तो यहाँ पे जो एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका इक्वेशन है 2kpr डिवाइड बाय r² माइनस a² का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पे एक कंडीशन हमें दी हुई है कि r ग्रेटर देन 2a। तो इसका मतलब है कि जो 2a है वो r से बहुत ही कम है। तो यहाँ पे आप इक्वेशन में देख सकते हैं कि a स्क्वायर है, मतलब कि वो और भी कम होगा। और भी कम होने के कारण हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं। जब हम इसको निगलेक्ट करेंगे तो इक्वेशन क्या बनेगा, ई एक्सीएल इक्वल्स टू 2 KPR डिवाइड बाय, यहाँ पे हमने ए स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया है, सो यहाँ पे आर स्क्वायर का स्क्वायर बचेगा, सो r रेज़ टू 4, और यहाँ पे एक r कट हो जाएगा, सो हमें मिलेगा 2 KP अपॉन r क्यूब। सो यहाँ पे रिलेशन आएगा एक्सियल इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r क्यूब। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मिनिमम फोर्स बिटवीन टू चार्जेस 1 मीटर अपार्ट इज डैश। तो बच्चों यहाँ पे हमें दो चार्जेस के बीच का मिनिमम फोर्स फाइंड करना है। मिनिमम फोर्स फाइंड करने के लिए हम जो चार्जेस लेंगे वो भी मिनिमम होने चाहिए। तो यहाँ पे जो मिनिमम चार्ज की वैल्यू होती है वो होती है चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज ऑफ प्रोटॉन। तो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का चार्ज लेंगे जो होता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम। सो यहाँ पे हम Q1 इक्वल्स टू ई और Q2 इक्वल्स टू ई लेंगे, और यहाँ पे इस दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 1 मीटर। तो यहाँ पे फोर्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। सो यहाँ पे K Q1 है E, Q2 भी E है, सो यहाँ पे हो जाएगा के ई स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे, K की वैल्यू है 9 × 10⁹, E की वैल्यू है 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर, और यहाँ पे जो R है वो है 1 स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2.3 × 10⁻28 न्यूटन। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। Two equal charges in air 3 centimeter apart exert 40 Newton force on each other. The magnitude of each charge is dash microcoulomb. तो बच्चों यहाँ पे हमें दो इक्वल चार्ज दिए हुए हैं, Q1 इक्वल्स टू Q और Q2 इक्वल्स टू Q। इस दो चार्जेस के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3 सेंटीमीटर, और यहाँ पे इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है 40 न्यूटन। तो हमें फाइंड करना है कि ये चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो ये चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे Q1 इक्वल्स टू Q, Q2 इक्वल्स टू Q, मतलब के Q स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। और यहाँ पे हमको चार्ज फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम चार्ज को सब्जेक्ट बनाएंगे Q स्क्वायर इक्वल्स टू F R स्क्वायर अपॉन K। यहाँ पे फोर्स की वैल्यू है 40, R दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, इसको हम कन्वर्ट करेंगे मीटर में। सो यहाँ पे हो जाएगा 3 × 10⁻² का स्क्वायर डिवाइड बाय K की वैल्यू है 9 × 10⁹। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4 × 10⁻12। तो यहाँ पे हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमें मिलेगा Q इक्वल्स टू 2 × 10⁻6 कूलम, यानी कि 2 माइक्रो कूलम। सो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द रिपल्सिव फोर्स between two alpha particles separated by a distance of 3.2 × 10⁻15 meter in air is dash Newton। तो बच्चों यहाँ पे दो अल्फ़ा पार्टिकल है, और अल्फ़ा पार्टिकल पे जो चार्ज होता है वो होता है 2e। तो यहाँ पे दो अल्फ़ा पार्टिकल है, Q1 इक्वल्स टू 2e और Q2 इक्वल्स टू 2e, और इस दो अल्फ़ा पार्टिकल के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 3.2 × 10⁻15 मीटर। तो यहाँ पे हमें इस दो अल्फ़ा पार्टिकल के बीच कितना फोर्स लग रहा है वो हमें फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे F इक्वल्स टू के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे Q1 की 2e, Q2 2e
अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा 4ke² अपन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे k की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹, ई होता है 1.6 10⁻⁻19 का स्क्वायर, आर है 3.2 10⁻⁻15। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 90 न्यूटन। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द फोर्स एक्टिंग ऑन 3.2 × 10⁻³ coulomb placed at a point in a uniform electric field is 0.128 Newton. The intensity of electric field is dash. तो बच्चों यहाँ पे एक चार्ज पार्टिकल है 3.2 × 10⁻³ coulomb। इस चार्ज पार्टिकल को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है और इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स लग रहा है वो है 0.128 न्यूटन। तो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल की वैल्यू है 3.2 10⁻³ कूलम और इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है वो है 0.128 न्यूटन और हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करेंगे E = F/Q। जो फोर्स है वो है 0.128 और जो चार्ज की वैल्यू है वो है 3.2 10⁻³ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 40 न्यूटन पर कूलम। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज प्लेस इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड देन द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज डैश। तो बच्चों यहाँ पे एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है 1 कूलम और इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। तो इस चार्ज पर कितना फोर्स लगेगा वो हमें फाइंड करना है। तो फोर्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे F = QE। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है 1 और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है E। तो यहाँ पे हमें मिलेगा F = E, मतलब कि जो चार्ज पे फोर्स लगेगा वो फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बराबर होगा। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अबाउट अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज आर डैश। तो हमें यहाँ पूछा है कि नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे होती है। सो नेगेटिव पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियल होती है, रेडियस की डायरेक्शन में होती है और इनवर्ड होती है। और अगर हमें पूछा होता कि पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन कैसे होती है, सो पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की फील्ड लाइन नेगेटिव पॉइंट चार्ज की तरह ही रेडियल होती है बट वो आउटवर्ड डायरेक्शन में होती है। तो पॉजिटिव चार्ज के लिए ये आंसर है रेडियल और आउटवर्ड और नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए आंसर है रेडियल और इनवर्ड। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। द यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज डैश। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे E = F/Q। यहाँ पे फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन और चार्ज का यूनिट होता है कूलम। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट बनेगा न्यूटन पर कूलम। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी डिफ्लेक्टेड बाय एन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पे हमको पार्टिकल और रेस दिए हुए हैं, तो इनमें से कौन सा पार्टिकल या फिर रेस इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से वही चीज़ डिफ्लेक्ट होती है जिस पर चार्ज होता है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन जो होता है वो चार्जलेस पार्टिकल होता है, उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। सो न्यूट्रॉन डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। यहाँ पे एक्सरे और गामा रेस है। एक्सरे और गामा रेस है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है, मतलब कि एक्सरे और गामा रेस भी इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। और लास्ट में बचा अल्फ़ा पार्टिकल। अल्फ़ा पार्टिकल जो होता है वो He+2 होता है और उस पर जो चार्ज होता है वो होता है +2E, मतलब कि जो अल्फ़ा पार्टिकल है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफ्लेक्ट होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल varies with distance r as E proportional to r/n where n is dash। तो बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल
वो डिस्टेंस के साथ कैसे चेंज होती है, तो वो डिस्टेंस के साथ 1/r³ से चेंज होती है। यहाँ पे हम r³ को ऊपर लिखते हैं तो हो जाएगा r⁻³ और यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि E प्रोपोर्शनल टू r⁻n। तो यहाँ पे हम इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे। सो बाय कंबाइनिंग these two equations we get E proportional to r⁻³ proportional to r⁻n। तो बच्चों यहाँ पे जो बेस है वो दोनों में सेम है, इसीलिए हम इस पावर को कंपेयर कर सकते हैं। सो हमें मिलेगा n = -3। सो बच्चों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। If 1 millicoulomb charge is uniformly distributed over a 50 centimeter long straight wire, then the linear charge density is dash। तो बच्चों यहाँ पे एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है और इस वायर पे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और इस वायर पे जो चार्ज है वो है Q = 1 मिलीकूलम और इस वायर की जो लेंथ है वो है 50 सेंटीमीटर और हमें फाइंड करना है कि इस वायर पे लीनियर चार्ज डेंसिटी कितनी है। सो लीनियर चार्ज डेंसिटी फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे λ = Q/L। यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है 1 मिलीकूलम, इसको हम कन्वर्ट करेंगे 10⁻³ कूलम डिवाइड बाई लेंथ है 50 सेंटीमीटर यानी 0.5 मीटर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 × 10⁻³ कूलम/मीटर। तो ये आंसर ऑप्शन ए के साथ मैच हो रहा है। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ 1/2 ε0 स्क्वायर इज डैश। तो बच्चों हमें 1/2 ε0 स्क्वायर का डायमेंशन फाइंड करना है। तो इसके लिए हमें ε0 और E इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों के डायमेंशन पता होने चाहिए। तो पहले हम इसको फाइंड करते हैं। तो ε0 के डायमेंशन फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं F = 1/4 पाई ε0 Q1 Q2/r²। यहाँ पे हम ε0 को सब्जेक्ट बनाते हैं तो हमें मिलेगा ε0 = 1/4 पाई F Q1 Q2/r²। तो यहाँ पे चार्ज के डायमेंशन हो गए T1 A1। यहाँ पे दो चार्ज है इसलिए हम स्क्वायर कर लेते हैं डिवाइड बाय फोर्स के डायमेंशन हो गए M1 L1 T-2 और डिस्टेंस के डायमेंशन हो गए L2। यहाँ पे r² है इसलिए हमने L2 कर दिया है और इसको आप सॉल्व करेंगे तो T2 A2 डिवाइड बाय M1 L1 और L2 हो जाएगा L3 T-2 और यहाँ पे फाइनल आंसर आएगा M-1 L-3 T4 A2। तो ε0 के डायमेंशन फार्मूला हमें मिल गए। अब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के डायमेंशनल फार्मूला को डिराइव करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E = F/Q। फोर्स के डायमेंशन हो गए M1 L1 T-2 और इलेक्ट्रिक चार्ज के डायमेंशन हो गए T1 A1। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा M1 L1 T-3 A-1 और यहाँ पे हम 1/2 ε0 स्क्वायर के डायमेंशन फाइंड करते हैं। सो 1/2 ε0 स्क्वायर इक्वल्स टू ε0 के डायमेंशन हो गए M-1 L-3 T4 A2 और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशन है M1 L1 T-3 A-1 और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्क्वायर है तो यहाँ पे हम स्क्वायर कर लेते हैं और इसको सिंप्लीफाई करते हैं M-1 L-3 T4 A2 और यहाँ पे हो जाएगा M2 L2 T-6
और a माइनस 2। तो यहाँ पे m माइनस 1 m2, सो m माइनस 1 प्लस 2 मिलेगा m1, l माइनस 3 प्लस 2 मिलेगा l माइनस 1, t4 t माइनस 6, सो t माइनस 2 और a2 a माइनस 2। तो यहाँ पे a 0 हो जाएगा, सो m1 l माइनस 1 t माइनस 2। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। What is the magnitude of a point charge due to which the electric field 30 centimeter away has the magnitude 2 न्यूटन पर कूलम? तो बच्चों यहाँ पे एक पॉइंट चार्ज है और इस पॉइंट चार्ज से 30 सेंटीमीटर अवे एक पॉइंट है और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है 2 न्यूटन पर कूलम। तो हमें फाइंड करना है कि इस चार्ज की वैल्यू कितनी होगी। तो चार्ज की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज का। सो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज E इक्वल्स टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। यहाँ पे हमें Q फाइंड करना है तो हम Q को सब्जेक्ट बनाएंगे। सो हमें मिलेगा ई आर स्क्वायर अपॉन के। ई की वैल्यू है 2, आर की वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, इसको हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे 0.3 स्क्वायर डिवाइड बाई के की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 2 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कमिंग आउट of a unit positive charge in air is dash। तो बच्चों यहाँ पे हमारे पास एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज है और हमें फाइंड करना है कि इस यूनिट पॉजिटिव चार्ज में से कितना फ्लक्स बाहर आएगा, मतलब कि कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर आएगी। तो वो फाइंड करने के लिए हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का इक्वेशन यूज़ करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। यहाँ पे चार्ज है 1 कूलम अपॉन एप्सिलॉन 0, तो इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन 0 इनवर्स। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। अ पॉइंट चार्ज कॉजेज एन इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फीयरिकल गॉसियन सरफेस of 10 centimeter radius centered on the charge. If the radius of Gaussian surface were 3 times, then how much flux would pass through the surface? तो बच्चों यहाँ पे एक हमने नेगेटिव चार्ज लिया है क्योंकि यहाँ पे हमको नेगेटिव फ्लक्स दिया है और नेगेटिव चार्ज ही नेगेटिव फ्लक्स बनाता है, इसीलिए हमने यहाँ नेगेटिव चार्ज लिया है। तो इस नेगेटिव चार्ज को हमने गॉसियन सरफेस से एंक्लोज कर दिया है और यहाँ पे जो फ्लक्स बन रहा है वो हमको दिया हुआ है कि फाई इक्वल्स टू -1 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। और यहाँ पे जो गॉसियन सरफेस है उसकी रेडियस है r इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। अब हम इस गॉसियन सरफेस की रेडियस को 3 टाइम्स कर देते हैं, तो इस गॉसियन सरफेस में से कितना फ्लक्स पास होगा वो हमें फाइंड करना है। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे फाई इक्वल्स टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0। तो यहाँ पे आप फॉर्मूला में देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है वो ओनली डिपेंड करता है कि चार्ज एंक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस। यहाँ पे गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसीलिए जो फ्लक्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं होगा। मतलब कि जितनी फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस से पास हो रही है उतनी ही फील्ड लाइन इस गॉसियन सरफेस से पास होगी। मतलब कि जो फ्लक्स होता है वो रेडियस पर डिपेंड नहीं करता है। फ्लक्स डज नॉट डिपेंड ऑन द रेडियस। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। देयर एग्जिस्ट एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 न्यूटन पर कूलम along the y direction. The flux passing through the square of 1 meter side placed in xy plane inside the electric field is dash. तो बच्चों यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें दिया है वो y डायरेक्शन में है,
सो इसको हम लिख सकते हैं कि वेक्टर E इक्वल्स टू 1 जे कैप। तो बच्चों यहाँ पे एक स्क्वायर है, उसकी जो साइड लेंथ है वो है 1 मीटर। सो यहाँ पे L इक्वल्स टू 1 मीटर। तो पहले हम इस स्क्वायर का एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। सो एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू L स्क्वायर, और यहाँ पे मिलेगा 1 मीटर स्क्वायर। यहाँ पे जो स्क्वायर है उसको हमने XY प्लेन में रखा है, तो उसका जो एरिया वेक्टर होगा वो XY प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो इसके एरिया वेक्टर को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि वेक्टर A इक्वल्स टू 1 K कैप। और हमें फाइंड करना है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर प्लेस इन XY प्लेन इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो फ्लक्स फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे 5 इक्वल्स टू वेक्टर E डॉट वेक्टर A। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 जे कैप डॉट एरिया वेक्टर है 1 के कैप। तो हमने 11th में एक वेक्टर की प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि हम आई कैप का जे कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या फिर जे कैप का के कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, या फिर के कैप का आई कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो हमारा आंसर आएगा 0। तो इस प्रॉपर्टी को यूज करते हुए यहाँ पे आंसर आएगा 0। सो यहाँ पे ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 2 चार्जेस प्लेस इन एयर repel each other by a force of 10⁻⁴ Newton. When oil introduced between the charges, the force becomes 2.5 10⁻⁵ Newton. The dielectric constant of the oil is dash. तो बच्चों यहाँ पे दो चार्जेस है Q1 और Q2, और इस दो चार्जेस के बीच का डिस्टेंस है R, और इस दो चार्जेस को हमने एयर में लिया हुआ है, और यहाँ पे दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है 10⁻⁴ न्यूटन। अब यहाँ पे हम एक ऑयल का मीडियम लेते हैं, और इस ऑयल के मीडियम में हम Q1 Q2 चार्ज लेते हैं और सेम डिस्टेंस पे लेते हैं। तो यहाँ पे इन दो चार्जेस के बीच जो फोर्स लग रहा है वो है फोर्स इन अ मीडियम इक्वल्स टू 2.5 इंटू 10⁻⁵ न्यूटन। तो हमें फाइंड करना है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ ऑयल। तो इस ऑयल का हमें डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करना है। तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट फाइंड करने के लिए हम इक्वेशन यूज करेंगे फोर्स इन अ मीडियम इक्वल्स टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस प्लेस इन एयर डिवाइड बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K। तो यहाँ पे हम K को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो हमें मिलेगा F एयर डिवाइड बाय फोर्स इन अ मीडियम। तो फोर्स इन एयर गिवन है 10⁻⁴ एंड फोर्स इन अ मीडियम वो है 2.4 10⁻⁵। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 4। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। द मैग्नीट्यूड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E is such that an electron placed in it would experience an electric force equal to its weight is given by dash। तो बच्चों यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, और इस इलेक्ट्रॉन को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे रखा है कि इस इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स एंड वेट फोर्स इक्वल है। तो हमें फाइंड करना है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी। तो यहाँ पे बच्चों इलेक्ट्रॉन पर जो वेट फोर्स है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगता है। और यहाँ पे कंडीशन गिवन है कि जो वेट फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल है, तो इस कंडीशन को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करेंगे। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल्स टू वेट फोर्स mg। सो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फोर्स E इक्वल्स टू mg/E। सो यहाँ पे ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। व्हेन NaCl मॉलिक्यूल इज फॉर्म, one electron is transferred from Na atom to Cl atom.
द इक्विलिब्रियम इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन Na+ and Cl- ion is 2.75 into 10⁻⁻10 meter. The dipole moment of NaCl molecule is dash. तो बच्चों यहाँ पे एक NaCl का मॉलिक्यूल है और यहाँ पे Na एटम में से एक इलेक्ट्रॉन Cl एटम में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे Na एटम है, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन Cl एटम में ट्रांसफ़र हो रहा है। तो यहाँ पे Na एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और Cl एटम है वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। उसकी वजह से Na एटम है वो Na+ बन जाएगा और Cl एटम है वो Cl- बन जाएगा और यहाँ पे Na+ पे चार्ज आ जाएगा Q1 = E और Cl- पे चार्ज आ जाएगा Q2 = -E और यहाँ पे Na+ और Cl- के बीच का डिस्टेंस गिवन है 2.75 इंटू 10⁻10 मीटर। तो हमें फाइंड करना है डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl मॉलिक्यूल। सो डाइपोल मोमेंट ऑफ NaCl molecule P = Q इंटू 2A। यहाँ पे Q, यहाँ पे चार्ज की वैल्यू है E इंटू डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस। यहाँ पे E की वैल्यू होगी 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 2.75 इंटू 10⁻10। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 4.4 इंटू 10⁻29 कूलम इंटू मीटर। सो यहाँ पे ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर।